आज का हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। यहाँ पे ना तीन इंपॉर्टेंट टर्म है आपके सामने। पहला है आपका एम्पलीट्यूड, दूसरा है टाइम पीरियड और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको हम दोबारा बताना चाहेंगे वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है। हालांकि इसके बारे में आप पहले जान चुके हैं। एक बार अपने क्लास में हम लोगों ने वाइब्रेशन को समझा था कि आखिर वाइब्रेशन क्या होता है। देखो, वाइब्रेशन आप बोलो या फिर ऑक्सीलेशन बोलो, बात सेम होता है, ठीक है। लेकिन जब तक आप वाइब्रेशन को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों टर्म में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। समझिए क्या है। सबसे पहला बात, तो हम लोग वाइब्रेशन को ही ऑक्सीलेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें कहा गया है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही तेजी से आगे पीछे वो मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? वाइब्रेशन में है या फिर वो ऑक्सीलेशन में है। तो ऑक्सीलेशन या फिर वाइब्रेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करना, आगे पीछे। यही हमारा कहलाता है वाइब्रेशन या फिर ऑक्सीलेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। और इस मोशन को, कौन सा मोशन? ये आगे पीछे करने जो कर रहा है, ये हमारा क्या मोशन ही तो है। तो इस मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं। क्यों ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं? क्योंकि इसको हम लोग ऑक्सीलेशन भी कहते हैं ना। तो ऑक्सीलेशन से हमारा क्या वर्ड निकल गया? ऑक्सीलेटरी मोशन निकल गया। तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ना बच्चा फंसता है। सबसे पहला क्या समझा आपने? सबसे पहला आपने समझा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही तेजी से आगे पीछे कर रहा है, यानी कि बहुत ही तेजी से वो वाइब्रेट कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं वाइब्रेशन या फिर ऑक्सीलेशन, ठीक है। और इसी चीज़ को, यानी कि आगे पीछे करने को, इसी चीज़ को हम लोग और क्या कह देते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन कह देते हैं, ठीक है। अब आगे आप समझिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन क्या होता है? देखो, the maximum displacement of a vibrating object from its central position is called the amplitude of a vibration। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया, अच्छा, आपने कभी देखा होगा जो साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स में जो चुंबक लगा होता है, चुंबक के आगे ना एक लेयर होता है, एक पर्दा टाइप का होता है। जब हमारा साउंड बॉक्स आवाज़ करता है, आपने देखा होगा वो वाइब्रेट करता है, यानी कि आगे पीछे करता है। तो वो जो हमारा ऊपर का लेयर है, यानी कि जो पर्दा है ऊपर का चुंबक के आगे का, वो कितना दूर तक ऊपर उठा और कितना दूर तक नीचे गया, मतलब कि कितना दूर तक वो आगे बढ़ा, कितना दूर तक पीछे बढ़ा, उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आखिर यदि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, तो वो कितना दूर आगे जा रहा है और कितना दूर वो पीछे आ रहा है वाइब्रेशन के दौरान। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। समझ में आया बात? कोई डाउट इसमें? जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक बीच रोड पे खड़े हैं, और बीच रोड पे आप क्या कर रहे हैं? खड़े होके एक तरफ आप 1 किलोमीटर दौड़ गए, उसके बाद फिर आप दूसरी तरफ दोबारा 1 किलोमीटर दौड़ गए, तो ये आपका क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझ गए, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो आगे पीछे तो वाइब्रेट करता ही है। वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, तो वो आगे कितना दूर गया और पीछे वो कितना दूर गया, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना दूर वो गया और कितना ज़्यादा दूर गया। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है आगे पीछे, तो वो कितना दूर आगे गया और कितना दूर पीछे गया बहुत तेजी में, ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन का मतलब क्या हो गया? एक फिक्स्ड पोजीशन से वो कितना दूर आगे गया और कितना दूर पीछे गया, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। अच्छा, जब साउंड बॉक्स नहीं चल रहा होता है तो उसका वो जो पर्दा होता है चुंबक वाला, वो तो बड़ा आराम से रहता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सेंट्रल पोजीशन कह देते हैं। और जब साउंड बॉक्स चलना शुरू होता है तो हमारा चुंबक का जो पर्दा होता है वाइब्रेट करना शुरू करता है। तो अपने सेंट्रल पोजीशन से कितना दूर आगे वाइब्रेट किया और कितना दूर पीछे वाइब्रेट किया, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। Amplitude of a vibration tells us how far the vibrating object is displaced from its central position। तो एम्पलीट्यूड हमको क्या बताता है? एम्पलीट्यूड हमको ये बताता है कि देखो, जब हमारा वाइब्रेशन हो रहा था तो वो ऑब्जेक्ट कितना दूर आगे खिसक गया और कितना दूर वो पीछे खिसक गया अपने सेंट्रल पोजीशन से। यही हमारा बताता है एम्पलीट्यूड। अच्छा, एक बात बताइए, यदि एम्पलीट्यूड बहुत आगे जा रहा है और बहुत पीछे आ रहा है, इसका मतलब कि उसमें वाइब्रेशन हमारा क्या है? बहुत ही तगड़ा वाइब्रेशन है।
जैसे बहुत बार क्या होता है ना, डीजे ये सब जब बजता है तो आप देखते होंगे कि उसका पर्दा ना बहुत आगे पीछे भागता है बहुत तेज़ी से। और कोई कोई साउंड बॉक्स होता है कि जो कि बहुत ही धीरे बजता है, तो उसमें आपको वाइब्रेशन भी देखने को लगभग ना ही मिलता है। तो जो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है इसका मतलब कि उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली हमको ये बताता है कि वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा आगे और कितना ज़्यादा पीछे हट रहा है, खिसक रहा है अपने सेंट्रल पोजीशन से। यही हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी बड़ा आसान है, देखो द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। वन वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वन वाइब्रेशन का मतलब यहाँ पे है कि अपने सेंट्रल पोजीशन से वो ऑब्जेक्ट आगे गया, फिर वो पीछे आया, और पीछे आने के बाद वो दोबारा अपने सेंटर पोजीशन पे आ गया। तो यानी कि एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहने का मतलब क्या है, या फिर एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहने का मतलब क्या है कि एक बार वो आगे जाएगा और एक बार वो पीछे जाएगा। तो एक बार आगे जाने में और एक बार पीछे जाने में उसको कितना समय लगा, इसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन। कोई दिक्कत इसमें? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, यदि मैं आपको बोलूं कि देखो अभी ना 4 बज रहा है, तो बताओ दोबारा हमारा 4 कब बजेगा? अभी शाम का हमारा 4 बज रहा है, तो बताइए दोबारा हमारा 4 कब बजेगा? सुबह में 4 बजेगा। तो दोबारा सुबह में 4 बजने के लिए इसको कितना समय लगा? 12 घंटा लगा ना, वही हमारा टाइम पीरियड है। मतलब कि एक बार हमारा ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट किया, जो एक बार आगे गया और एक बार पीछे गया, उसको एक बार आगे जाने में और एक बार पीछे जाने में और दोबारा अपने सेंट्रल पोजीशन पे आने में कितना समय लगा, ये हमारा कहलाता है टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए कि वो क्या कर रहा है, अपना वो पहले रुका हुआ था, उसका क्या था, वो रुका हुआ था तो सेंट्रल पोजीशन था, रुका हुआ था, वाइब्रेट करना शुरू किया, वो एक बार आगे गया, आगे से फिर अपने पोजीशन पे आया सेंट्रल पोजीशन पे, फिर वहाँ से वो पीछे जाएगा, पीछे जाने के बाद वो दोबारा किस पे जाएगा, अपने सेंट्रल पोजीशन पे जाएगा। तो ये हो गया इसका एक बार कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो इसको एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में कितना समय लग रहा है, यही हमारा कहलाता है टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे ना, सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक, एज्यूम कर लो कि हमारा यहाँ पे वाइट स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉइंट है बीच में ओ, मतलब कि एक बिंदु यहाँ पे आप एज्यूम कर लो, और ये हमारा बिल्कुल अभी रुका हुआ था, वाइब्रेट करना शुरू किया, एक बार ये आगे गया, यहाँ लाइन तक गया, फिर यहाँ से एक बार यहाँ पे आएगा, फिर ये एक बार यहाँ से यहाँ गया पीछे, और फिर जब दोबारा यहाँ पे आके सेंट्रल पोजीशन पे रुक जाएगा, तो यही हमारा कहलाएगा वन कंप्लीट वाइब्रेशन या फिर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। तो एक बार आगे जाके, फिर एक बार अपने पोजीशन पे आगे, फिर एक बार पीछे जाके, फिर अपने पोजीशन पे आने के बाद उसको कितना टाइम लग रहा है ये करने में, यानी कि एक बार आगे जाने में और एक बार पीछे जाके दोबारा हमारे सेंट्रल पोजीशन पे आने में उसको कितना समय लग रहा है, ये हमारा कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक है, आगे यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम पीरियड इज सेकेंड। टाइम पीरियड को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, और यदि थोड़ा सा इसका बड़ा आप यूनिट लेंगे तो मिनट, उससे भी बड़ा आप यूनिट लेंगे तो घंटा, आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो टाइम पीरियड का हमारा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब है हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, देखो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कि एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन या फिर एक कंप्लीट वाइब्रेशन वो कितने बार कर ले रहा है, ये हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कि होता है ना कई बार जब हमारा डीजे बहुत तेज़ी से बजने लगता है, तो वो क्या करता है, एक सेकंड में कम से कम 3-4 बार वाइब्रेट कर जाता है। होता है ऐसा, कभी कभी होता है जब हम लोग अपने आवाज़ साउंड बॉक्स को बहुत तेज़ी से, जब हम लोग अपने साउंड बॉक्स को बहुत ही तेज़ी से बजाने लगते हैं, तो हमारा बेसिकली वाइब्रेशन जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एक सेकेंड में वो कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर दे रहा है, वही हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, देख लिया जाए। हमने कहा कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है वो हर्ट्ज में होता है। जैसे हम लोग टाइम को किस में करते हैं, सेकेंड में करते हैं, उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी को किस में करेंगे, हर्ट्ज में करेंगे। और हर्ट्ज को लिखने का तरीका होता है कैपिटल H और स्मॉल z। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे हाँ, फ्रीक्वेंसी को
फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा, कैपिटल एच और स्मॉल जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तरीका है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का। उसके बाद फिर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इन 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अच्छा, यदि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। इसका मतलब 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, 1 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट किया, 1 बार वाइब्रेट किया। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि 1 सेकेंड में कितना बार हमारा वाइब्रेशन हो गया, वही हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यदि कहीं पे आपको दिख जाए कि भैया 1 हर्ट्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो 1 सेकेंड में 1 बार वाइब्रेट किया। उसी प्रकार से मान लीजिए कहीं पर 20 हर्ट्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो बस वही चीज है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा यहाँ पे लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस क्या होता है और पिच क्या होता है, ये दोनों अलग अलग टर्म याद रखिएगा। लाउडनेस अलग चीज होता है और पिच अलग चीज होता है। देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। लाउडनेस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पे दोबारा बात किया जा रहा है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड को आप दोबारा समझिए क्या था हमारा एम्पलीट्यूड। चलिए, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या था, एम्पलीट्यूड का मतलब था कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो कितना ज़्यादा आगे गया और कितना ज़्यादा वो पीछे गया, यही तो कहलाता है ना हमारा एम्पलीट्यूड। तो अब एम्पलीट्यूड हमारा जो है, यानी कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे करेगा। इसका मतलब कि कोई आवाज धीमा होगा या बहुत तेज होगा, किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे करेगा। जैसे मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड आपका बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वाइब्रेट जब हमारा ऑब्जेक्ट किया तो वो बहुत आगे चल गया और बहुत पीछे भी चला गया, इसका मतलब कि वहाँ पे लाउडनेस हमारा क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए हम लोगों को, जैसे आपको बताते हैं, जैसे आप अपने साउंड बॉक्स को बहुत ही स्लो वॉल्यूम पे करके बजाएंगे, ऑब्वियस बात उसका लाउडनेस कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि क्या वो ज़्यादा वाइब्रेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि आप वही आवाज़ उसका बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस आप बात आप देखोगे कि उसका जो मेम्ब्रेन है, यानी कि जो लेयर है, बहुत आगे से और बहुत पीछे से जाएगा, वाइब्रेट करेगा। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है हमारा लाउडनेस। आगे बढ़ते हैं फिर। When the amplitude of vibration is large, then sound produced is loud। ऑब्वियस सी बात है, यदि हमारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है हमारा लाउडनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि आवाज़ हमारा कैसा निकलेगा, लाउड निकलेगा, बहुत आवाज़ तेज निकलेगा। उसी प्रकार से when the amplitude of vibration is small, यदि हमारा एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, मतलब कि वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ही कम आगे बढ़ रहा है और बहुत ही कम पीछे आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब कि लाउडनेस हमारा कैसा होगा, बहुत ही लो होगा, यानी कि साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, लो होगा, बहुत उसका आवाज़ धीमा होगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पे हर एक एम्पलीट्यूड को समझ जाएंगे ना तो ये सब पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने कहा आप इसको दोबारा घर पे जाके पढ़िएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड का सिंपल सा मतलब है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा आगे बढ़ा और कितना ज़्यादा वो पीछे बढ़ा, यही हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है, यदि कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेशन हमारा कर रहा है वो बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत पीछे बढ़ रहा है, इसका मतलब है वो लाउड होगा आवाज़ हमारा। और यदि वो बहुत ही धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आवाज़ का हमारा वॉल्यूम बहुत ही कम होगा। वही बात इसमें कहा गया था। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, लाउडनेस हमारा कम होगा। उसके बाद है हमारा एक और चीज़ यहाँ पे, पिच और श्रिलनेस। पिच और श्रिलनेस क्या होता है, देखो, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस। पिच का मतलब होता है वो एक खासियत, वो एक खास बात जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग साउंड को पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ना आपको क्या कर दिया जाए, एक रूम में बंद कर दिया जाए मान लीजिए, और रूम के बाहर एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, और उन दोनों को कहा गया है कि दोनों एकदम एक आवाज़ में क्या करो, चिल्लाओ। तो क्या आप ये नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा आवाज़ लड़का का था और कौन सा आवाज़ लड़की का था, पहचान जाओगे ना, इसी को हम लोग कहते हैं पिच। तो पिच का मतलब होता है साउंड का वो खासियत जो क्या कर सकता है, दो अलग अलग साउंड को पहचानने में मदद करवा सकता है, वही हमारा पिच कहलाता है। अब बताइए यहाँ पे पिच हमारा जो मेल का होगा वो अलग होता है और फीमेल का अलग होता है, इसलिए आप देखते होंगे कि मेल का जो आवाज़ होता है वो अक्सर वो थोड़ा सा भारी होता है ना, लेकिन जो फीमेल का आवाज़ होता है वो थोड़ा सा श्रील होता है, वो थोड़ा सा तीखा होता है ना, बहुत ही शार्प होता है। तो पिच हमारा वही है, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन
डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस, मतलब कि यदि कोई दो आवाज़ हो जो कि सेम आवाज़ के साथ सेम लाउडनेस के पास साथ बज रहा हो, तो उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग पहचान सकते हैं कि हाँ इसका ये आवाज़ है और इसका ये आवाज़ है। एग्जाम्पल वही हमारा, एक लड़का का आवाज़ और एक लड़की का आवाज़, दोनों को कहा जाए कि दोनों ना तुम बिल्कुल बराबर मात्रा में चिल्लाओ, तो दोनों के आवाज़ को हम लोग आसान से पहचान लेते हैं। ये क्यों पहचान पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर पिच, ठीक है, क्योंकि लड़की का आवाज़ थोड़ा सा मीठा होगा, थोड़ा सा तीखा होगा, श्रील होगा। उसी प्रकार से जो मेल का आवाज़ है वो थोड़ा सा भारी होता है, घरघराहट टाइप का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। पिच किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब दोबारा आ जाइए आप, फ्रीक्वेंसी पे क्या था देखो। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकेंड में कितना बार हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, यही हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो पिच हमारा किस पर डिपेंड करेगा? जल्दी बताइए। फ्रीक्वेंसी पे, मतलब कि यहाँ पे ये हो गया कि यदि एक लड़का और एक लड़की दोनों सेम आवाज़ में चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब है कि लड़की उसी आवाज़ में वाइब्रेट क्या कर दे रही है? ज़्यादा कर दे रही है, लेकिन लड़का का आवाज़ उतना वाइब्रेट नहीं कर पा रहा, इसीलिए लड़का का आवाज़ थोड़ा सा भारी लगता है और लड़की का आवाज़ थोड़ा सा मीठा लगता है, यानी कि थोड़ा सा शार्प लगता है। तो हमारा पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो लड़की जो इतना बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी बोल लेती हैं और उनका जो आवाज़ है बहुत मीठा निकलता है, बहुत ही शार्प निकलता है, इसका मतलब है कि वो कम समय में ज़्यादा वाइब्रेट अपने को कर पा रही हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे मेल में नहीं होता, मेल का आवाज़ थोड़ा सा भारी निकलता क्यों है? क्योंकि वो कम समय में कम ही वाइब्रेट कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाइयर, यदि हाइयर है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी कि यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा देन द साउंड हैज़ अ हाई पिच। इसका पिच कैसा होगा? हाई होगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसका पिच भी हाई होगा, मतलब कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन यदि ज़्यादा होंगे तो उसका जो तीखापन है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर देन द साउंड हैज़ अ लोअर पिच। यदि हमारा फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है तो ऑब्वियस सी बात है आपका पिच भी कैसा होगा? लो होगा। अच्छा बताइए, फ्रीक्वेंसी ज़रा किस में होता है, मेल या फीमेल? फीमेल में, इसीलिए उसका आवाज़ कैसा होता है? थोड़ा सा हाई पिच वाला होता है, मतलब कि थोड़ा सा श्रिलनेस होता है, थोड़ा सा मीठा होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सबसे कम किस में होता है? मेल में होगा, इसीलिए उसका पिच कैसा निकलता है? बहुत ही कम निकलता है, मतलब कि हम लोग थोड़ा सा गड़गड़ाहट के साथ बोलते हैं, हमारा उतना आवाज़ मीठा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं फिर, ये हमारा हो गया पिच या फिर श्रिलनेस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, और ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड, यानी कि जब हम लोग एक ड्रम को बजाते हैं तो ड्रम में वाइब्रेशन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ड्रम में ना उतना जल्दी वाइब्रेट नहीं करता, बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट करता है। तो वैसी बात है, यदि हमारा ड्रम बहुत ही धीरे वाइब्रेट कर रहा है तो वो साउंड कैसा निकालेगा? लो पिच साउंड निकालेगा, बहुत ही धीमा धीमा आवाज़ निकालेगा वो। उसी प्रकार से आगे सिमिलरली व्हिसल, व्हिसल मतलब सीटी, वाइब्रेट्स विद अ हाई फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ हाई पिच्ड साउंड। जब हम लोग एक सीटी बजाते हैं तो बताइए वहाँ पे क्या वाइब्रेशन कम होता है या ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है। वाइब्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना, और फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा आवाज़ कैसा निकलता है? बहुत ही शार्प निकलता है, बहुत ही श्रिल निकलता है, बहुत ही मीठा आवाज़ निकलता है सीटी से। ठीक है, आगे अ वुमन हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, वुमन के पास हाई फ्रीक्वेंसी होता है, देयरफॉर शी प्रोड्यूसेस अ हाई पिच्ड साउंड एज कम्पेयर टू मेन। वही बात हमने जो कहा था अभी कुछ देर पहले कि वुमेन में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब कि वो कम समय में ज़्यादा अपने वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर लेती हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और चूँकि भाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका आवाज़ भी कैसा होगा? हाई पिच वाला आवाज़ होगा उसका, बहुत ही श्रिल आवाज़ निकलेगा, बहुत ही तीखा आवाज़ निकलेगा। किसके कंपैरिजन में? मैन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये हमारा हो गया, कोई डाउट अब इसमें? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।